अस्सलाम वालेकुम यार, इसकी ना अहमद ये बैटरी दुरूद शरीफ पढ़ लें। सवाल एक कहा था, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 10। कोई मुश्किल परेशानी? किसी को कोई मसला नहीं? वक्त बदल गया है। जी जी, कम चार्ज हो रही है। एस्टिमेट चेंज हुआ है ना? हाँ, तो हमने बाद में एस्टिमेट चेंज के बाद वो हमारे इम्पेयरमेंट लॉस है वो 6 हो गया था। अच्छा। एस्टिमेट चेंज के बाद तो फिर हमारी डॉक्यूमेंटेशन आ गई है 6। हमने उसमें से 1.5 निकाल दिया जो इम्पेयरमेंट लॉस हुआ था। यार एस्टिमेट चेंज में अगर रिड्यूस हो गया तो फिर आप अंडर चार्ज डेप्रिसिएशन, जिस तरह पहले लॉस वाला, ये वैसे ही जैसे वो लॉस वाला कॉलम चल रहा होता था, आप इसको किससे कंपेयर कर रहे हैं कि आप किससे कंपेयर करके कहें कि ज्यादा हो गई है डेप्रिसिएशन? कॉस्ट मॉडल से कंपेयर करना होता है कि पहले साल से कंपेयर करना होता है? तो एस्टीमेट चेंज हुआ है तो फिर वो भी तो चेंज होगा ना। और वैसे भी ये अंडर चार्ज डेप्रिसिएशन निकालने का वही तरीका है जो वो P&L वाले कॉलम में करते थे कि आप उसको रिमेनिंग लाइफ पे बांट दें, और अगर कंपेयर भी करना है तो कॉस्ट मॉडल से कंपेयर कर लें, लेकिन पहले साल से नहीं कंपेयर करना। कभी पहले साल से कंपेयर करना होता नहीं, पहले साल से नहीं कंपेयर करना होता, कॉस्ट मॉडल से कंपेयर करना होता है। तो एस्टीमेट चेंज होगा तो फिर वो कॉस्ट मॉडल की डेप्रिसिएशन भी चेंज होगी। शुक्रिया। अच्छा, ये ना सिलेबस में अब ऐड हुआ है, ये पिछले अटेम्प्ट्स में सिलेबस में नहीं था। रिवर्सल पहले सिलेबस में नहीं था। अब ये जो कैफ 1 बना है तो ये लाइन सिलेबस में ऐड हुई है, लेकिन आई कैप की बुक में क्वेश्चंस में इसका जिक्र करना वो शामिल भूल गए हैं। तो सिलेबस में बहरहाल है तो मैंने करवाया है, लेकिन चूंकि उसको बुक में वो शामिल नहीं कर सके तो उम्मीद यही है कि रिवर्सल टेस्ट नहीं होगा। क्यों, मुश्किल है क्या? क्योंकि एज अ पॉलिसी अगर कोई चीज़ बुक में सवालों में वो डिस्कस ही नहीं कर पाए होते तो वो उसको कहते हैं हम टेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन ये इतना कोई पक्का रूल नहीं है, ये ऐसी बात नहीं है। ऐसे इवन के यहाँ तक भी हो चुका है जो चीज़ किताबों में होती नहीं थी, पुरानी सिलेबस में भी नहीं होती थी, वो टेस्ट होती थी, फिर कहते थे ये क्या किया, फिर वो अगली क्लास को सिलेबस में शामिल कर लेते थे। तो इसलिए ये रिवर्सल जो है ये मैंने बस एक बिल्कुल बेसिक लेवल का कराया है, इसमें फिर और मुश्किलें भी होती हैं, लेकिन ये बस इतना काफ़ी है। और एक एहतियातन क्वेश्चन बना हुए, एहतियातन कर लें तो बहुत अच्छी बात है। रिवैल्यूएशन मॉडल और फिर रिवर्सल, इसी से अगला क्वेश्चन बनाया हुआ है। ये अगर आप कल कर आए तो मैं डिस्कस कर लूँगा, अच्छी बात है अगर कर आए तो। इसी से अगला सवाल यानी कौन सा? 11। इसमें रिवैल्यूएशन मॉडल है और इम्पेयरमेंट लॉस की रिवर्सल हो रही है। जी, रिकवरेबल अमाउंट, वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में से हायर कोई कहते हैं। इन केस क्या होती है? हायर है। इन दोनों में से जो भी हायर होती है वो रिकवरेबल होती है। किससे? हाँ, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यूज। हाँ हाँ, अच्छा, अभी यहाँ पे वैल्यू यूज ज्यादा था, इसको उधर पे कर रहे हैं क्वेश्चन, लेकिन इन केस जब वैल्यू यूज ज्यादा आ जाएगी, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ज्यादा आ जाएगी। तो हम उसको चले जाएंगे। हाँ
हाँ ऐसा ही है, रिकवरेबल अमाउंट इन दोनों में से हायर को कहते हैं। तो इसमें दोनों डेट्स पे वैल्यू यूज हायर है, तो इसलिए दोनों डेट्स पे वैल्यू यूज रिकवरेबल है। अगर दोनों डेट्स पे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल हायर होती तो दोनों डेट्स पे वही रिकवरेबल होती। पॉइंट ये है कि जो दोनों में से हायर है वो रिकवरेबल अमाउंट है। वो तो इत्तेफाक से सवाल में दोनों दफा वैल्यू यूज हायर है, तो अच्छा क्वेश्चन 11 मैंने कहा है कि अगर आप करें तो इस पे वैसे तो ये बात फेयर वैल्यू नॉट अवेलेबल नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ये मशीन का सवाल है, चलो ब्रांड कर लेते हैं इसको। लेकिन बहरहाल सवाल में डाटा ये है कि फेयर वैल्यू नहीं दी गई, तो उस सवाल के डाटा के हिसाब से इसको इस दिन रीवैल्यू नहीं कर पाएंगे। तो ये फिर आपने सवाल सॉल्व करना है, कोशिश करिएगा, कल कर आएंगे तो डिस्कस कर लूँगा। और इसके अलावा क्वेश्चन रह गया 8 जी, ये क्वेश्चन 8 तो कराइए, क्वेश्चन 8 तो करें ही, क्वेश्चन 11 कर लें तो बहुत अच्छी बात है, 8 तो ज़रूर करें। ये मैंने पहले एहतियातन रखा है क्वेश्चन 11 के रिवेलेशन भी है और इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्सल भी है, अच्छा है कर लें। अगर ये दोनों सवाल कर लें तो बहुत अच्छी बात। क्वेश्चन 8 और 11 अच्छा, IAS 16 कंप्लीट करके मैंने उसके अभी डिस्क्लोजर नहीं बताए थे, तो इसलिए उसको तो मैंने डिस्कस नहीं किया, लेकिन IAS 36 ख़त्म कर दिया। और अब ऐसे ही किया करूँगा कि हर IAS ना हर टॉपिक ख़त्म करके तो उसके फिर हम लोग MCQs भी डिस्कस किया करेंगे, और वो MCQs ICAP की बुक में अच्छे मुनासिब हैं, और उसका हल अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी बुक है तो अच्छी बात है। अगर आप ये चाहते हैं कि उसका MCQs वाला पोर्शन, ICAP की बुक की बात कर रहा हूँ, MCQs वाला पोर्शन 3-4-5 सफ़े हुआ करेंगे, वो कॉपियर के पास रखवा दिया जाए और आप वहाँ से ले लें, ज़्यादा आसानी हो तो ऐसे कर देता हूँ, ऐसे कर दें जी। ICAP की पूरी बुक क्या करनी है? नहीं, पूरी बुक के MCQ इकट्ठे ही यार कौन सा को 15वें फ्लोर पे है? नहीं तो कौन सा हर दूसरे दिन ऊपर जाना पड़ रहा होगा यार। वो टॉपिक खत्म होगा, उसके MCQ डिस्कस करने होंगे फिर ही है ना। तो IAS 36 के फिर मैं MCQ रखा देता हूँ, और टीए चला गया क्लास से। चले मुझे ना अभी क्लास के एंड पे याद दिलाना, तो मैं जाते हुए फिर कह दूंगा टीए को। तो वो कॉपियर के पास आज ही रखवा दूंगा, आज है मंडे, तो बुध नहीं ज़्यादा आगे नहीं, फ़ायदा नहीं फिर वो, क्योंकि करने वरने तो है नहीं, तो जितना दिन लगाएंगे उतना ही भूलना शुरू हो जाएंगे आप लोग IAS, तो इसलिए फ़ौरन ही बाद में। और उसके लिए किया मैं यही करूँगा कि यहाँ प्रोजेक्टर स्क्रीन पे चलेंगे MCQs, और अगर आपने पहले घर में किए होंगे तो जल्दी डिस्कस हो जाएंगे, नहीं किए होंगे तो आपको समझ नहीं आएगी हो क्या रहा है। तो इसलिए कराऊंगा तो मैं मेन स्क्रीन पे सामने ICAP वाला वो मैं यहाँ पर लेके आऊँगा, लेकिन पहले आपने किए होंगे तो अच्छी बात है, वो टाइम बच जाएगा। तो परसों ही ठीक है मेरे ख्याल में, ठीक है बहुत है परसों, क्योंकि अगला IAS शुरू हो जाता है, फिर उसमें उतरना शुरू हो जाते हैं, फिर आप पिछली चीज़ें भूलना शुरू हो जाते हैं, तो परसों बहुत है। परसों उसके MCQs आज कॉपियर के पास अगर रखवा दिए तो आज ही ले जाइएगा, अगर आज नहीं तो कल ले जाइएगा, आज तो वो होमवर्क और दे दिया, तो परसों फिर अगर आप आने से पहले MCQs देखा होंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा सामने स्क्रीन पे चलने का भी, नहीं देखा होगा तो फ़ायदा कम होगा, कर तो लेंगे स्क्रीन पे। तो ठीक है, परसों इंशाल्लाह IAS 36 के MCQs करेंगे डिस्कस जी। IAS 36 IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इसका सेपरेट सवाल आया नहीं अभी तक जब से ये सिलेबस में शामिल हुआ है, लेकिन इसके MCQs बन जाते हैं, बन सकते हैं। और IAS 16, 36, 40, 23 और 20 इनके ना कंबाइंड सवाल आया करते हैं। जब मैं ये सारे चैप्टर पढ़ा लूंगा ना तो फिर इनके, मैंने अभी तक आपको डिस्क्लोजर्स नाम की कोई चीज़ नहीं करवाई, वो मैं इन सारे चैप्टर्स को मुकम्मल करने के बाद कराऊंगा। एक तो वैसे थोड़ा सा हालात अच्छे होने का इंतजार कर रहा था, और दूसरा ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट करके ना फिर कराऊंगा, तो उनमें ये होता है टेस्ट, यानी ये मिक्सचर जो क्वेश्चन है जो मैंने नाम लिया IAS 16, 20, 23, 36, 40, इन पे मिक्सचर बनता होता है सवाल, सेपरेट भी आ जाता है, इस पे सेपरेट आ जाता है, इस पे सेपरेट आ जाता है, इस पे भी सेपरेट आ जाता है। अभी इस टाइम इसका भी अच्छा सवाल आया था, लेकिन मिक्सचर भी बनते हैं। तो IAS 40 अभी तक मिक्सचर में ही टेस्ट हो रहा है, इसीलिए आप जो प्रैक्टिस देखेंगे ना तो उसमें पास पेपर का कोई नहीं होगा सवाल, खुद ही बनाए हुए सवाल है। लेकिन ये आसान है, आसान में रखूंगा मैं इसको।
इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती क्या है? प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी जायदाद। प्रॉपर्टी कहा जाता है लैंड और बिल्डिंग को। आम जबान में भी जो प्रॉपर्टी का वर्ड यूज होता है ना, वो लैंड और बिल्डिंग को कहते हैं प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी डीलर गाड़ियां बेचता है, प्रॉपर्टी डीलर सुना कभी? हाँ, तो वो गाड़ियां, साइकिलें, मोटरसाइकिलें बेचते हैं, कपड़े बेचते हैं? नहीं, वो जमीन और बिल्डिंग्स बेचते हैं। तो प्रॉपर्टी कहते हैं लैंड और बिल्डिंग को। IAS 16 में, अच्छा ये भी नोट ना कीजिएगा ये जो लिखा हूं, IAS 16 में जब मैंने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की डेफिनेशन बताई थी तो कहा था ये वो एसेट्स हैं जो एंटिटी के पास हैं और इनको एंटिटी यूज करती है प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज, रेंटल टू अदर्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, बस यही थे, प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज, फॉर रेंटल टू अदर्स, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। तो वो जो बिजनेस की ऑफिस बिल्डिंग है, ऑफिस बिल्डिंग, बल्कि नहीं, खैर है, मैं ज़बानी बोल रहा हूं, यहां पर जो लिखूंगा वो कर लेना नोट। पहले मैं ज़बानी की बजाय लिख के बताना था, ज़बानी बता रहा हूं। बिजनेस की ऑफिस बिल्डिंग, IAS 16 के नोट्स हैं भी, लेक्चर नोट्स हैं, खोलें जरा, अभी रजिस्टर में अगर हैं तो देख लें। नहीं, जो मैं लेक्चर लिखवा रहा था उसकी बात कर रहा हूं, बिल्कुल शुरू में छोटे छोटे से होते थे आप। नहीं, IAS 16 शुरू किया था भाई, जब लेक्चर पता नहीं 6-7 से कहीं शुरू किया था, लेक्चर 6 में था। अगर है सामने तो ठीक है, नहीं तो कोई बहुत टेंशन वाली बात नहीं है। लेक्चर 6 में था। इसमें देखिए मैंने ना प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की डेफिनेशन लिखवाई थी और वो थी कि ये बिजनेस के एसेट्स हैं हेल्ड बाय एंटिटी, और इससे एंटिटी फायदे क्या ले रही है, इसमें आगे पॉइंट्स लिखे थे, फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर रेंटल टू अदर्स, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। और इसकी मिसालों में प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट सब कुछ था। इस पूरी डेफिनेशन में से, इन सारी मिसालों में से अगर बिल्डिंग और फॉर रेंटल टू अदर्स, यानी बिजनेस की बिल्डिंग हुई और उसने वो दूसरों को किराए पे देनी हुई, तो फिर वो IAS 16 से निकल के यहां आ जाएगी। दोबारा सुने, अगर बिजनेस के पास प्लांट है, मशीनरी है, चाहे वो उसे खुद प्रोडक्शन करता हो, चाहे वो दूसरों को किराए पे देता हो, IAS 16। बिजनेस के पास गाड़ी है, चाहे वो खुद चीजें सप्लाई करता हो, चाहे ऑफिस के लोगों को दी हो फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, चाहे वो गाड़ियां किराए पे देता हो, IAS 16 है। बिजनेस के पास कोई फर्नीचर है, खुद इस्तेमाल होता है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, दूसरों को किराए पे देते हैं फॉर रेंटल टू अदर्स, IAS 16 है। बिजनेस के पास बिल्डिंग है और वो फैक्ट्री बिल्डिंग है, उसमें गुड्स प्रोड्यूस होती है, IAS 16 है। बिजनेस के पास बिल्डिंग है, ऑफिस बनाया हुआ है, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस यूज होती है, IAS 16 है। लेकिन बिल्डिंग है और दूसरों को किराए पे दी हुई है, अब ये IAS 16 से निकल जाएगी ये वाली बिल्डिंग और IAS 40 में आ जाएगी। नहीं समझ आई बात? बिजनेस के सारे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो हमने पढ़े थे, प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, फर्नीचर, व्हीकल्स, ये सारे के सारे बिजनेस यूज कर रहा होता था। इनसे कैसे फायदे मिलते थे? या तो इनसे गुड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, जैसे प्लांट मशीनरी है, फैक्ट्री बिल्डिंग है, या इनको खुद बिजनेस अपने ऑफिस यूज में लाता है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, या रेंटा कार का बिजनेस है, गाड़ियां किराए पे देता है, तो वो गाड़ियां उसकी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। इनमें से सिर्फ बिल्डिंग, और वो भी अगर किराए पे दी हो, तो वो बिल्डिंग जो किराए पे दी है वो IAS 16 से निकल जाएगी और IAS 40 में आ जाएगी। ये होती है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, बाकी इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूं तो बात आएगी समझ। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है जी? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में लिखे अंग्रेजी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी, और ये जो मैंने बात अभी ज़बानी की थी ना, लिख देता हूं। प्रॉपर्टी का मतलब होता है दैट इज लैंड और बिल्डिंग, इनको कहते हैं प्रॉपर्टी बस। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी, लिखिए आगे। held is a property held to earn rentals यानी रेंटल कमाने के लिए, और इंग्लिश वाला ही, और फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन,
इसका क्या मतलब होता है? कैपिटल एप्रिसिएशन, वैल्यू बढ़ाना। कैपिटल एप्रिसिएशन की वैल्यू बढ़ी, हमने प्लॉट खरीदा था, 5, 10, 15, 20 साल बाद बेचेंगे, वैल्यू बढ़ जाए ताकि, इसको कैपिटल एप्रिसिएशन कहते हैं। रिपीट कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी हेल्ड टू अर्न रेंटल्स और फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन और बोथ, rather than ये डेफिनेशन याद रखिएगा, एमसीक्यूज में काम आ सकती है। rather than for के बाद 2 नुक्ते, rather than for 2 नुक्ते, use in production or supply of goods, use in production or supply of goods or services, supply of goods or services। रिपीट कर रहा हूं, ए कहा है मैंने, use in production or supply of goods or services और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, हाँ उसी में आगे लिख लें, और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। बेशक बी कर लें, कोई मसला नहीं है, चलें बी ही कर लें। फॉर यूज लिखा था ना, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस यहां कर लें। और सी, अच्छा सी लिखता हूं अभी। इससे पहले जितनी अंग्रेजी लिखी है ये वही है जो पीपीई की डेफिनेशन से तोड़ के लाए। पीपीई की डेफिनेशन में 3 चीजें थी ना, उनमें से जो रेंटल टू अदर्स थी, अगर बिल्डिंग रेंटल टू अदर्स है तो वहां से निकल गई और यहां आ गई। इस डेफिनेशन को पढ़े, यहां तक दोबारा बताता हूं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जिसका मकसद गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस करना नहीं है, रादर देन फॉर। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस नहीं है, रादर देन फॉर का ये मतलब है। फिर क्या है? किराया कमाना, कैपिटल एप्रिसिएशन करना, या दोनों। अगर कहीं किसी जगह पर कोई प्लाजा खरीदा तो वो इसलिए भी खरीदा है कि लोगों को किराए पे देंगे और वैल्यू तो बढ़ेगी। तो ये हो गया फॉर बोथ। दोबारा, बिजनेस के पास कोई बिल्डिंग ऐसी है जो रादर देन फॉर, यानी इनके बजाय, किनके बजाय? गुड सर्विसेज प्रोड्यूस करने की बजाय, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में इस्तेमाल करने की बजाय, फिर क्या? टू अर्न रेंटल्स या फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। तो फिर ये प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। सी लिखना है अभी। समझ आ रही बात कि नहीं? ऑफिस बिल्डिंग होती ना, पीपीई है। फैक्ट्री बिल्डिंग है, पीपीई है। क्यों? क्योंकि ऑफिस बिल्डिंग इसलिए होती है और फैक्ट्री बिल्डिंग इसलिए होती है। लेकिन अगर बिल्डिंग किराए पे दी हुई है तो फिर वो आइस 16 से निकल जाएगी और आइस 40 में आ जाएगी और वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहलाएगी। अच्छा, इस डेफिनेशन तक बात इसलिए नहीं पूरी हो रही थी क्योंकि क्या पता कोई बिजनेस बिल्डिंग बना के बेचता हो, तो फिर वो बिल्डिंग उसके लिए क्या बन जाएंगी? इन्वेंट्री बन जाएगी। तो वो भी नहीं है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। सी लिख लें, सी। सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी मामूली है, नहीं सी लिखा है, सी क्या है वो लिखने को? ऑर्डिनरी कोर्स, सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। सारी अंग्रेजी दोबारा लिख सुने। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, पहले अंग्रेजी पूरी कर लेना, अंग्रेजी की इधर उधर रह गई हो किसी की, और ये याद करनी है आपने। ये डेफिनेशन एमसीक्यूज में काम आ सकती है। आपको एमसीक्यू हो सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इसी से मिलते जुलते टेढ़े मेढ़े 3 सेंटेंस लिखे होंगे और एक ये लिखा होगा, तो आप याद करेंगे तो सही पहचानेंगे ना। तो अंग्रेजी पहले पूरी बता रहा हूं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी हेल्ड टू अर्न रेंटल्स और फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन और बोथ, rather than for ABC, use in production or supply of goods or services, administrative purposes, sale in the ordinary course of business। अंग्रेजी पूरी को इधर तो लफ्ज तो नहीं कर गए। अब इस अंग्रेजी को दोबारा समझाता हूं। वो प्रॉपर्टी यानी लैंड और बिल्डिंग, वो प्रॉपर्टी जो बिजनेस के पास क्यों है? किराया कमाने के लिए, क्योंकि किराए पे दी हुई है, या कैपिटल एप्रिसिएशन, या दोनों। अगर इनके लिए है, और यहां पर बात पूरी नहीं हो रही थी इसलिए मजीद लिखा, और फलाने के लिए नहीं है,
रादर देन फॉर, किसके लिए नहीं है? ना खुद इस्तेमाल करनी है, ना वहां फैक्ट्री के काम होने हैं, और ना वो बिल्डिंग्स बना बना के बेचनी है। ये भी जरूरी है कि ये ना हो और किराया और कैपिटल एप्रिसिएशन हो, तो ये बिल्डिंग या लैंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। बिल्डिंग या लैंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तब है जब किराया और कैपिटल एप्रिसिएशन हो और ये ना हो, खुद ऑफिस के लिए इस्तेमाल ना करते हो, गुड्स वगैरह सर्विस प्रोड्यूस ना करते हो, और बिल्डिंग्स बना बना के ना बेचते हो। अगर ये काम नहीं करते, उर्दू वाला और किराए पे देते हैं, ये काम नहीं करते और किराए पे देते हैं, कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखते हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है जी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ये आईएस है ही सिर्फ लैंड बिल्डिंग के लिए। हाँ जी, पूछ रहे थे कुछ जी। लैंड भी किराए पे हो सकती है, लैंड बिल्डिंग दोनों ही है। ये अगर किसी के पास खाली प्लॉट है और उसने वो प्लॉट रखा ही इसलिए है कि पार्किंग वालों को किराए पे देता है, तो वो लैंड होगी ना किराए पे, तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है जी। इस पे करेंगे बात, अभी आगे आएगी बात कि क्या ऐसा हो सकता है कि पहले किराए पे दी हुई थी फिर खुद यूज करनी शुरू कर दी, या पहले खुद यूज करते थे अब किराए पे दे दी। ये इसमें आना है आगे चल के, ट्रांसफर कहते हैं उसको। चलें ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहां से। एक हो गई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, एक ये डेफिनेशन है, और एक दूसरी टर्म है जो इस आईएस में कसरत से इस्तेमाल होनी है, वो है ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, ये क्या लगता है नाम से? ओनर की तो है ही है, ऑक्युपाइड ओनर ही के इस्तेमाल। अच्छा, पर्सनल यूज नहीं। देखें, हम लोग जो स्टैंडर्ड्स पढ़ रहे हैं ना, स्टैंडर्ड्स, वो मजीद, शकील, कामरान पे नहीं लगते हैं। वो किन पे अप्लाई होते हैं? वो कंपनीज पे अप्लाई होते हैं। तो जिस कंपनी की ये बिल्डिंग है उस कंपनी को मैं ओनर कह रहा हूं, और ओनर ऑक्युपाइड उन्हीं के इस्तेमाल में क्यों है? या तो फैक्ट्री बिल्डिंग होगी या ऑफिस बिल्डिंग होगी, तो उस सूरत में वो बिल्डिंग I-16 में जाएगी। उस बिल्डिंग को ओनर ऑक्युपाइड कहते हैं। देखिए अंग्रेजी, ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी owner occupied property is a property held for ये और ये, held for दो नुक्ते, ये और ये है, ये और ये नहीं कर देना, ये लिखना है। अंग्रेजी दोबारा सुन रहे हैं। ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर, ये दो नुक्ते, ए यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। तो अगर ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी हुई तो IS 16 में जाएगी, और अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हुई तो IS 40 में आएगी। अच्छा, डेफिनेशन चूंकि काफी नहीं थी तो IS ने ना कुछ मिसालें लिखी हैं। ये मिसालें भी आपने याद रखनी है, ये MCQs में काम आएंगी। इसकी हेडिंग कह लेता हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। डेफिनेशन हो गई, ये दो डेफिनेशन थी बस, हो गई। अब क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये क्या है? ये मजीद गाइडेंस है कि जिससे आइडिया होगा कि प्रॉपर्टी ओनर ऑक्युपाइड है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इसमें एग्जांपल्स हैं, IS की ना एग्जांपल्स हैं। मैं आपको एग्जांपल्स डिक्टेट करवाता हूं, समझाऊंगा भी, और आपने इनको याद रखना है, याद करना है। रखेंगे तब जो पहले करेंगे याद, इनको याद करना है, और ये भी MCQs में बहुत हेल्प करेंगी। ये हेडिंग भी दे लेते। इस हेडिंग में पहले बताने लगा हूं, चलिए हेडिंग देना पहले। पहले आने लगी हैं एग्जाम्पल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। एग्जाम्पल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज यानी वो लिस्ट बताने लगा हूं जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है या नहीं है।
पहले लिस्ट बता रहा हूं एग्जांपल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। अब ये लिस्ट है, लिखते जाइए। नंबर 1, अच्छा जिन बच्चों को अभी तक वो तरतीब समझ नहीं आई दोबारा सुने। मैंने आपको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और ओनर ऑक्युपाइड की डेफिनेशन बता दी। अब इसमें ना मजीद गाइडेंस की जरूरत थी कि कैसे पहचाने कि कौन सी प्रॉपर्टी ओनर ऑक्युपाइड है, कौन सी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। डेफिनेशन तो है लेकिन फिर भी मजीद गाइडेंस दे दी। तो आईएएस ने कुछ एग्जांपल्स बताई हैं। कुछ एग्जांपल्स उनकी हैं जो हाँ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है और कुछ ऐसी हैं जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं। तो इन दोनों एग्जांपल्स को लिस्ट डाउन करवाने के लिए ये हेडिंग बताई मैंने, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। अब मैं पहले बताने लगा हूं एग्जांपल्स किनकी। नंबर 1, लैंड हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन। पहली मिसाल बता रहा हूं, लैंड हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन rather than for short term sale in the ordinary course of business। दोबारा, land held for long term capital appreciation rather than for short term sale in the ordinary course of business। ordinary course of business का मतलब होता है जो बिजनेस का मेन काम है। जैसे इस कॉलेज का मेन काम सीए की कोचिंग प्रोवाइड करना है, तो ये इसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। इसी तरह से एक बिजनेस है जो कंप्यूटर्स बेचता है, तो कंप्यूटर्स बेचना उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। अगर पुराना फर्नीचर ऑफिस का बेचा तो वो उनको सेल्स मानेंगे क्योंकि उनका वो काम नहीं है फर्नीचर बेचना। तो ये जो ऑर्डिनरी कोर्स में बेची हुई चीजें होती ना, इनको सेल्स कहते हैं। तो अगर पहली मिसाल का मतलब है कि अगर कोई बिजनेस है जो प्लॉट खरीदता है, बेचता है, खरीदता बेचता, खरीदता बेचता, उसका काम यही है, तो वो जो प्लॉट उसके पास है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है? नहीं। क्यों? क्योंकि चूंकि उसका काम ही यही है तो वो तो फौरन खरीदने बेचने की करता होगा। इसको कहते हैं शॉर्ट टर्म सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। लेकिन अगर 10, 20, 25 साल के लिए प्लॉट खरीद के रख लिया तो इसका पर्पस लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन। तो ये लैंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। पॉइंट 1 की अंग्रेजी पढ़ें और अंग्रेजी पढ़ के जिसको ना समझ आई हो दोबारा बता देता हूँ। देखें, कैपिटल एप्रिसिएशन तो प्राइस का बढ़ना है, तो शॉर्ट टर्म वो है जो कुछ ही महीनों के अंदर, कुछ दिनों के अंदर वैल्यू बढ़ेगी, हम बेच देंगे, हमारा काम ही यही है। तो ये हमारा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है कि हम प्लॉट खरीदते हैं, बेचते हैं। हम प्रॉपर्टी डीलर का बिजनेस करते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, बेचते हैं, हमारा काम ही प्लॉट खरीद के बेचना है। तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन हो रही होगी, तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। उस बिजनेस के लिए ये जो सारे प्लॉट्स होंगे ये क्या होंगे? इन्वेंट्री होगी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तब है जब लॉन्ग टर्म के लिए खरीद के रखा है उसको, है जी। किस पे? जो मजबूरी की चीजें होती है ना, अब जैसे ऑफिस बिल्डिंग है और उसको खरीदा है और ऑफिस बिल्डिंग बनाने के लिए खरीदा है और उसको प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कह के उसकी यूजफुल लाइफ 20 साल लगा दी है। हो सकता है 2, 4, 6 महीने में बिजनेस के हालात खराब हो जाएं, तो क्या नहीं बेच सकते? 20 साल बाद ही बेचेंगे। मजबूरी में तो हो ही सकता है। हम चीजों की अकाउंटिंग तो नॉर्मल की बेस पर डिसाइड होती है। तो अगर बेचना पड़ गया तो फिर पड़ गया बेचना, लेकिन उसको खरीदने का पर्पस लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन है, तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अच्छा, अगर अचानक बेचना पड़ गया तो इस पे ना आगे ट्रांसफर में आएगी बात। इसी टॉपिक में ना आगे एक पोर्शन है ट्रांसफर, उसमें करूंगा इस पे बात। दूसरी मिसाल, समझ लें पहले। बिजनेस से लैंड खरीदी है, बस अच्छे रेट पे लैंड मिल रही थी और अभी कुछ नहीं सोचा क्या करना है इसका, तो I-16 का I-40, अभी कुछ नहीं पता क्या करना है। लैंड, सिर्फ लैंड। अगर कुछ नहीं सोचा तो कम से कम ये तो है ना कि शॉर्ट टर्म बेचना नहीं है, तो फिर पड़े वैल्यू तो बढ़ेगी, तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। वो लैंड जो कुछ नहीं है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। शॉर्ट टर्म का नहीं सोचा तो इसका मतलब लॉन्ग टर्म है। देखें, अगर एक चीज आज नहीं बेचनी
ये सोच लिया कि आज नहीं बेचनी, क्योंकि आज बेचनी होती तो फिक्र होती है ना कि आज बेचनी है। तो अगर ये फिक्र नहीं है कि आज बेचनी है तो मतलब आज नहीं बेचनी है। नहीं, इसको आप कहने को साल कह सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है साल कह लें, वैसे जरूरी नहीं होता साल, ये बिजनेस की नेचर पे डिपेंड करता है। तो अगर एक बिजनेस ने प्लॉट महीने बाद भी बेचना है तो वो शॉर्ट टर्म है, लेकिन सब्जी वाले ने महीने बाद सब्जी आके बेचनी है, वो जो सब्जी खरीदेगा वो महीने बाद बेचेगा नहीं ना। तो ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है शॉर्ट। हाँ जी, क्या चीज रीवैल्यू? क्या मुझे बात नहीं समझ आई ना। बात बिल्कुल हो सकती है यार। हाँ तो नहीं, तो उसका रिवैल्यूएशन होने से क्या ताल्लुक है? किस लैंड को ला रहे हैं? हर लैंड को। हम उस लैंड, अच्छा मैं ये दोनों मिसालें पूरी कर लूँ ना, पूरी लिस्ट, यानी वो भी जो प्रॉपर्टी हैं और वो भी जो नहीं है, एक बार ये पूरी कर लो फिर पूछिएगा। दूसरी मिसाल लिखिए अंग्रेजी, लैंड करंटली हेल्ड। दूसरी मिसाल है लैंड करंटली हेल्ड फॉर एन अनडिटर्मिन्ड फ्यूचर यूज। अनडिटर्मिन्ड फ्यूचर यूज यानी अभी लैंड हमारे पास है लेकिन अभी पता नहीं क्या करना है इसका। तो ये लैंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। तीसरी मिसाल, ऑपरेटिंग लीज क्या होती है? नहीं वो से FR2 वाले से पूछ रहा हूँ। हाँ, ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज में क्या फर्क है? जाने दे यार, बेइज्जती करा रहा सबके सामने। बुक्स ऑफ लेसर, ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज में क्या फर्क है? ओनरशिप जरूरी होती है, ओनरशिप ट्रांसफर होना है। ऐसे ना करो, ऐसे ना। जिसमें सब्सटेंशियली सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर हो रहे हैं वो फाइनेंस लीज है, और जो नहीं है वो ऑपरेटिंग लीज। ठीक, और लेसर कौन होता है? जिसका एसेट उसने लीज पे दिया हो, और लेसी, हाँ जिसने एसेट लीज पे लिया हो। अच्छा, राइट ऑफ यूज क्या होता है? राइट ऑफ यूज पढ़ा था लीज में, क्या होता है, किसकी बुक्स में होता है? ठीक है, शाबाश। किस अमाउंट से रिकॉर्ड होता है? ठीक है ऐसा हो गया, लेकिन थोड़ा बहुत कच्चा। राइट ऑफ यूज, डेबिट, लीज, लायबिलिटी, क्रेडिट किस अमाउंट से? चलो मैं नहीं देखता। राइट ऑफ यूज, डेबिट, लीज, लायबिलिटी, क्रेडिट, इनिशियल मेजरमेंट किस अमाउंट से आता है आपको? शाबाश, आपको आता है, बताओ। हाँ जी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स एट डिस्काउंटेड एट, किस रेट से डिस्काउंट करते हैं? यार मेरी दुकान खराब कर रहे हो आप। वो कहेंगे FR2 सर ने पढ़ाया, उस बात कुछ नहीं, ऐसे ना करो यार। अच्छा, मैं सिर्फ अभी कुछ टर्म्स बोलने लगा था, तो वो FR2 में पढ़नी है जाके। तो उससे चूंकि रिवाइज नहीं किया हुआ तो उसको घबरा गया बच्चा। चले अंग्रेजी लिखें। तीसरी मिसाल लिखें। तीसरी मिसाल है जी, अ बिल्डिंग owned by the entity, a building owned by the entity
and leased out, leased, L-E-S-E-D, leased, leased out under वन। अच्छा ये ना कुछ टर्म्स हैं, ये IFRS 16 है FAR 2 के अंदर, तो आप इन टर्म्स को तो तभी समझेंगे जाके, अभी आपने टर्म्स याद रखनी है। ये जो मिसालें आपको बता रहा हूं ना, ये टर्म्स बेटे याद रखनी है। कहां तक लिखा है? लीज्ड आउट अंडर वन और मोर, अंडर वन और मोर ऑपरेटिंग लीजेस, ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग लीजेस। जी 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 भाई, थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ। ये जो आपको अब तक पता है ना, जो बिल्डिंग किराए पे देना है, ये लीज होती है, और जितने को लीज, जितना को किराया आपने बेसिक अकाउंटिंग में सीखा है, वो ऑपरेटिंग लीज होती है। जितना अब तक आपने पढ़ा ना कि एसेट किराए पे दिया हुआ है, किराए पे लिया हुआ है, अब तक आपने जितने किराए की अकाउंटिंग पढ़ी, रेंट, प्रीपेड रेंट, एडवांस रेंट, ये सब कभी जिंदगी में सुना नाम? रेंट एक्सपेंस लेते हैं ना उसको, और अदर इनकम में रेंट इनकम भी होती है। तो ये जो आज तक आपने रेंट पढ़ा हुआ है, ये ऑपरेटिंग लीज होती है। ऑपरेटिंग लीज जो वर्ड लिखा है ना, इसको ऑपरेटिंग लीज कहते हैं। आगे एक वर्ड आएगा फाइनेंस लीज, वो बस FAR 2 की चीज है। जितना अब तक आपके पास नॉलेज है वो ऑपरेटिंग लीज है। हाँ, तो वो भी जो घर जिसने किराए पे लिया वो यूज भी कर रहा है और पैसे भी दे रहा है। अच्छा, आप वो जो गाड़ी जो बैंक की लीज होती है, अच्छा वो मिसाल है फाइनेंस लीज की, वो फाइनेंस लीज की मिसाल है। मैंने तो अब तक के आपके अकाउंटिंग के नॉलेज की बात की थी ना, और ये अगर आप लोगों को ये पता है, वो जो बैंक से गाड़ी लीज पे लेना, वो फाइनेंस लीज होती है, वो मिसाल फाइनेंस लीज की मिसाल है। और ये जो अब तक आपने बिल्डिंग रेंट कहीं पढ़ा होगा, या आप खुद भी हॉस्टल में रहते हैं तो उसका किराया देते हैं, तो ये ऑपरेटिंग लीज है। नहीं, अलग है, फर्क, डिफरेंट चीज है। ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंस लीज डिफरेंट चीज है। किराए पे देना लीज है। जो घर किराए पे देना आपने अब तक कहीं एक्सपेंस इनकम पढ़ा है, उसको ऑपरेटिंग लीज कहते हैं। और उस पे जो किराया लिया दिया जा रहा है वो रेंट है। यानी बिल्डिंग रेंट पे देना मतलब बिल्डिंग लीज पे देना, बिल्डिंग लीज्ड आउट या बिल्डिंग रेंटेड आउट। जी एक मिनट, अंग्रेजी पूरी करा दूं, बल्कि हाँ ये पूरी होगी। अ बिल्डिंग ओन्ड बाय द एंटिटी एंड लीज्ड आउट अंडर वन और मोर ऑपरेटिंग लीजेस। यानी एक बिजनेस के पास एक बिल्डिंग है और उसने उसके मुख्तलिफ फ्लोर्स, मुख्तलिफ ऑफिसेज वालों को किराए पे दिए हुए हैं, तो वो बिल्डिंग उस बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ये जो बिल्डिंग किराए पे देना अब तक का नॉलेज है ना, या जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है, अगर आप में से कोई किराए के घर में रहता है या हॉस्टल में रह रहे होते हैं, तो ये जो बिल्डिंग का किराया होता है, बिल्डिंग किराए पे लेना, बिल्डिंग के मालिक की तरफ से देखें तो बिल्डिंग किराए पे देना, ये ऑपरेटिंग लीज है। नाम थोड़ा इंग्लिश सा हो गया, वरना ये वही जो देसी सा किराया होता है, ये वही है। बाकी इनकी डिटेल्स ये IFRS 16 है, FAR 2 में सिलेबस में है। आपके लिए नाम याद रखने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो ऑपरेटिंग लीज का नाम मैंने बोला है, फिर आगे जो फाइनेंस लीज का नाम बोला है, इनमें फर्क आएगा। एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आएगी, एक नहीं आएगी। इसलिए आपके लिए भी नाम याद रखने जरूरी है। थोड़ा सा तो मैंने पहचान बताई है कि जो बिल्डिंग आम हालात में जो देखते हैं आप किराए पे ली हुई होती है, वो ऑपरेटिंग लीज होती है। तो इस पॉइंट की अंग्रेजी पढ़ के वो बात ना समझ आई हो जो मैंने बताई है तो बताएं, मैं दोबारा समझा देता हूँ। इस पे, इसी में आ रही है बात आगे, इसी टॉपिक में इस पे आगे बात आ रही है। हाँ जी, तीसरी मिसाल डन। चौथी मिसाल लिखें, इसकी भी अंग्रेजी लिख लें, फिर मैं आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये भी IFRS 16 की टर्म्स हैं, लेकिन इस हद तक समझा देता हूँ कि आपको थोड़ा सा याद रखने में आसानी हो। चौथी मिसाल, राइट ऑफ यूज है जी, राइट ऑफ यूज एसेट, राइट ऑफ यूज। अच्छा, राइट ऑफ वाला नहीं है ये, राइट ऑफ ये है, नहीं वो राइट ऑफ ना लिख लो, बैड राइट ऑफ वाला। राइट ऑफ यूज जी, राइट ऑफ यूज एसेट, राइट ऑफ यूज एसेट relating to a building, relating to a building held by the entity, held by the entity
held by the entity and leased out आगे वही पहले वाला ही है, अंडर वन और मोर ऑपरेटिंग लीजेस। और इसको आसान अल्फाज में कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, ये मिसाल दे रहा हूँ तो उसका मतलब यही है, ये जो जुमला लिखा है ना इसका मतलब वो मिसाल है जो बताने लगा हूँ। एक घर किराए पे लिया, अब ये घर अभी किसके पास है? हमारे पास, हम मालिक हैं किराएदार हैं? नहीं, हमने घर किराए पे लिया, हम किराएदार हैं और हमने वो आगे किसी और को किराए पे दे दिया, सब लीज। तो हमने घर किराए पे लिया और हमने जब घर किराए पे लिया है तो वो घर इस्तेमाल हम कर रहे होंगे ना, इसको राइट ऑफ यूज कहते हैं। ये जो किराएदार ने घर लिया होता है ना, उस किराएदार की नजर से ये राइट ऑफ यूज है। ये IFR 16 FR 2 है। आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप मिसाल लिख लें ताकि आप ये सेंटेंस याद रख सकें। जो घर किराएदार ने किराए पे लिया हुआ है, उस किराएदार के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका जो घर यूज करने का हक है, क्यों है हक? किराए पे लिया हुआ है ना, इसको राइट ऑफ यूज कहते हैं। तो राइट ऑफ यूज एसेट रिलेटिंग टू अ बिल्डिंग हेल्ड बाय द एंटिटी, यानी एंटिटी ने बिल्डिंग ली हुई है किराए पे तो उसका राइट ऑफ यूज है, और अब वो ये बिल्डिंग आके किसी को किराए पे दे देता है, तो फिर ये उस किराएदार के लिए भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। दोबारा, कंपनी ए ने बिल्डिंग कंपनी बी को किराए पे दी, कंपनी ए के लिए वो बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। कंपनी ए ने कंपनी बी को बिल्डिंग किराए पे दी, कंपनी ए के लिए वो बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। कंपनी बी ने वो बिल्डिंग आगे फिर कंपनी सी को किराए पे दे दी, तो कंपनी बी के लिए भी वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। ये मतलब है इस पॉइंट का। जो मैंने तीसरी मिसाल लिखवाई थी वो कंपनी ए के पॉइंट ऑफ व्यू से थी, और जो चौथी मिसाल लिखाई है कंपनी बी पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या जी? यानी जो आगे किराएदार है वो कंपनी, हाँ ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हम तो इस वक्त बात कर रहे हैं जिसने किराए पे दी है, वो एक कंपनी होगी तो उस पर IS40 लगेगा। तीसरी और चौथी मिसाल दोबारा कनेक्ट कर रहा हूं। तीसरी मिसाल है कंपनी ए के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसकी बिल्डिंग है और उसने वो बिल्डिंग आगे कंपनी बी को दी है, तो कंपनी ए के लिए उसकी बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। और अब कंपनी बी ने जो बिल्डिंग किराए पे ली थी वो बिल्डिंग उसने आगे किराए पे दे दी, तो कंपनी बी के लिए भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है लीगली। हाँ हाँ, अगर अलाउड है तो ही करेगा। ये तो हम आम इंडिविजुअल्स ने ऐसा नहीं किया होता, वरना अगर एग्रीमेंट के अंदर तय हो जाए तो कर सकते हैं। देखें, ये इसलिए नहीं इतना ज्यादा प्रैक्टिकल होगा क्योंकि जितने ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते जाएंगे उतना हर कोई अपना प्रॉफिट रखेगा बीच में। देखें ना, आपने अपने किसी जानने वाले से एक बिल्डिंग किराए पे ली और आपने वो रूम किराए पे लिए, फ्लैट, ये जो हॉस्टल में रहते हैं आप लोग, 15,000 रुपए किराए पे। अब आप वही कमरा अब आगे किसी को किराए पे देंगे तो 15 से ज्यादा ही रखेंगे, चलें 16,000 रख लिया। अब उसने आगे अपने किसी दोस्त को 17,000 पे दे दिया, अब उसने आगे अपने किसी दोस्त को 18,000 पे दे दिया, तो वो जब तीसरा चौथा बंदा आ रहा है वो पहले वाले के पास ही चला जाता, उससे 15,000 किराए पे ले लेता। तो इसलिए चलता नहीं है ज्यादा। यानी ऐसा नहीं होगा कि 10 लोग किराए पे आगे चलाए जा रहे होंगे, ऐसा होगा नहीं प्रैक्टिकली। हाँ? तो इसको किस बात के, अरे तो उसी इलाके में और देख लेना यार, तो उसी इलाके में और बिल्डिंग देख ले। उनको क्या ऐसा शौक चढ़ा होगा कि, वैसे बता रहा हूँ ना, ये चीज प्रैक्टिकली प्रिवेल नहीं कर सकेगी, ये कह रहा हूँ। वरना आपने अगर हाइपोथेटिकली बनाना है तो 10 लोग कर लें, सबके लिए वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगी, लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज प्रिवेल नहीं करेगी। पांचवी मिसाल लिखिए। पांचवी मिसाल ये है कि a building that is vacant, खाली है अभी, vacant, a building that is vacant but is held to be leased out under one or more operating leases.
तीसरी और पांचवी मिसाल में क्या फर्क है? तीसरी और पांचवी मिसाल में, तीसरी मिसाल थी उस बिल्डिंग की जो किराए पे दी हुई है, तो वो तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर अभी फिलहाल खाली भी होती और इरादा किराए पे देने का ही होता तो वो खाली बिल्डिंग भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। ये पांचवा पॉइंट का मतलब है जी। ये वो बात कर रहा हूं ना कि जैसे हॉस्टल में आप रहते होंगे जो लोग, तो वो मुख्तलिफ लोगों को किराए पे दिए होते हैं ना कमरे, या वो लोग जो, समझा नहीं बात? ऑपरेटिंग लीज दो पार्टीज का एक एसेट को किराए पे देना है। अब एक बिजनेस है, उसके पास एक पूरी बिल्डिंग है, उसने उस बिल्डिंग के 4 फ्लोर्स 4 अलग अलग पार्टीज को किराए पे दिए हुए, तो वो जो एक बिल्डिंग है वो इसकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि उसने वो 4 ऑपरेटिंग लीजेस पे दिए हुए हैं। ये मतलब है अंडर 1 और मोर ऑपरेटिंग लीजेस का। यानी बिल्डिंग अगर किराए पे दी हुई है या किराए पे देने का इरादा है और अभी वो उस काम के लिए खाली पड़ी है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। और कितने हो गए? 5। छठा पॉइंट लिखें। ये इससे और निचला लेवल है, यानी और पिछला लेवल। इनफैक्ट तीसरा और पांचवें में फर्क क्या है? तो पांचवा तीसरे से एक पिछला लेवल है ना भाई। तीसरा है किराए पे दी हुई है बिल्डिंग, पांचवा है अभी खाली है, किराए पे देनी है। छठा पॉइंट उससे भी एक स्टेप पीछे है, बन रही है बिल्डिंग। छठा पॉइंट लिखें, छठी एग्जांपल लिखें, अ प्रॉपर्टी दैट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, a property that is being constructed or developed for future use as investment property. अच्छा, इन सारे पॉइंट्स को ना अगर मैं समराइज करूं, खाली जमीन पड़ी है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, लॉन्ग टर्म के लिए रखी है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग किराए पे दी हुई है, किराए पे देने के लिए खाली है, किराए पे देने के लिए बन रही है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। लैंड कोई वजह नहीं पता, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखी है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। बिल्डिंग किराए पे दी हुई है, किराए पे देने के लिए फिलहाल खाली है, किराए पे देने के लिए बन रही है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब आगे लिखें, अच्छा अगर बिल्डिंग अभी बनाने का खरीदने का इरादा है, वो भी लेके एक लाइन, क्यों नहीं? हाँ जी, वो सोचे प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी तो हो ना। देखिए अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है तो बहरहाल प्रॉपर्टी तो वो है, तो बस ये निचला लेवल यही था, इसके बाद और कोई नहीं है कि भी सोचा है जिस प्रॉपर्टी के बारे में वो भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है जी। अरे अभी तो फैसला करें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, आगे कॉस्ट, फेयर वैल्यू, डेप्रिसिएशन सब आएगा। क्यों बटवा लेके भागे थे फिर सर? चले ये एग्जांपल्स हो गई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की। आपको क्या कमेंट करने, वो तबसरे करने के लिए मेहमान बुलाया हुआ आपको। अच्छा आप लोग ना एक दूसरे पे तबसरा ना किया करें यार, आप हैं ऐसे ना, चूंकि सारे आप जवान लोग हैं ना, तो इस बिला वजह के तबसरे से ना अगला बंदा बुरा मान जाता है, लड़ाइयां हो जाती हैं, तो इसलिए आप लोग ना किया करें इसके लिए, है जी? समझ नहीं आई बात? आपका AFC पास है? पक्की बात? नहीं यार नहीं नहीं, लेकिन मैं बिल्कुल मजाक नहीं ले रहा, मुझे लग रहा आपको पर्सनली यहाँ भेजा गया, मुझे लगता है ऐसा, मिशन पे भेजा है आपको वैसे। अच्छा अब वो एग्जांपल्स हैं जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, एग्जांपल्स ऑफ प्रॉपर्टीज व्हिच आर नॉट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। अब उस जमीन और बिल्डिंग की मिसालें बता रहा हूं जो है तो जमीन और बिल्डिंग लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। नंबर 1 मिसाल, ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। पहली मिसाल है ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी।
अगर कोई ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है तो फिर वो ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है, फिर वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। दूसरी मिसाल, प्रॉपर्टी held for sale in the ordinary course of business। ये क्या है? ये तो इन्वेंट्री है, ये इन्वेंट्री है, तो या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। वो प्रॉपर्टी जो हमारा काम है खरीदना बेचना, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, हमारा काम ही इसको खरीदना बेचना है, तो वो जो पड़ी हुई प्रॉपर्टी भाई हमारे पास है वो हमारी इन्वेंट्री है, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। अगली मिसाल, प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट, प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट for sale in the ordinary course of business, for sale in the ordinary course of business। तो ये दोनों मिसालें एक तरह से कनेक्टेड हो गई कि या तो बनी हुई बिल्डिंग्स पड़ी हैं क्योंकि हमने बेचना है, या अभी बिल्डिंग बन रही है क्योंकि बेचना है, क्योंकि हम बिल्डिंग्स बेचते हैं। तो ये दूसरी तीसरी दोनों मिसालें किसकी हो गई? दूसरी और तीसरी दोनों किसकी मिसालें हो गई? इन्वेंट्री की ना, इन्वेंट्री की मिसालें हो गई। तो हाँ, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। पहली मिसाल है ओनर ऑक्युपाइड, IS 16 वाली मिसाल है, हेड ऑफिस की बिल्डिंग। दूसरी तीसरी मिसालें किसकी हुई? इन्वेंट्री की। तो ये इन्वेंट्री है, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है दूसरी तीसरी मिसाल। चौथी मिसाल, प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर फ्यूचर यूज एज ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। वही जो अभी उस किराए वाली बिल्डिंग में 3 लेवल बताए थे ना, कि किराए पे दी हुई है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, किराए पे देने के लिए खाली है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, अभी बन रही है क्योंकि किराए पे देना है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। यही 3 बातें इसके लिए भी हो गई। एक मिसाल बता दी ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है। अभी ये चौथी मिसाल क्या बताइए? अभी ओनर ऑक्युपाइड नहीं है लेकिन इरादा ही ओनर ऑक्युपाइड करने का है। और अगली मिसाल इससे पिछला लेवल, प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट, प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट फॉर सब्सिक्वेंट यूज एज ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, फॉर सब्सिक्वेंट यूज। दोबारा, प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट, यानी अंडर कंस्ट्रक्शन है या अंडर डेवलपमेंट है किस लिए? फॉर सब्सिक्वेंट यूज एज ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। अच्छा, ये पांचों मिसालें ना एक समझी दोबारा देखें। दूसरी मिसाल है बिल्डिंग्स बनी पड़ी हैं और बेचने के लिए हैं, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन्वेंट्री है। तीसरी मिसाल, बन रही है क्योंकि हम बेचते हैं, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है क्योंकि इन्वेंट्री है। पहली, चौथी, पांचवी, ओनर ऑक्युपाइड है या ओनर ऑक्युपाइड बनने के लिए खाली है या ओनर ऑक्युपाइड बनने के लिए बन रही है, तो ये ओनर ऑक्युपाइड है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। जी सर, जब हमने एक पॉइंट में डिस्कस कर लिया है कि हमने लैंड और बिल्डिंग रेंट पे देना है, तो वही इसके अंदर होगा, ऐसे ही सर जी, ये सारी चीजें कंसीडरेशन में क्यों लेके आ रहे हैं जब है ही नहीं? लाइक जब हमें कह दे रेंट वाली, इनमें कोई भी रेंट नहीं है, तो हम तो फिर क्यों कर रहे हैं? ये क्या करा रहा हूं मैं? क्या डेफिनेशन बता दी बस, बहुत है। क्या कर रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं ना, बाकी से पूछ रहा हूं, ये हम क्या कर रहे हैं? हम कर ये रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन तो चलो बता दी, लेकिन अब इसको एग्जाम्पल से मजीद वाजे कर रहे हैं ना। तो ये वो एग्जाम्पल्स ही हैं जो मजीद एक्सप्लेनेशन के लिए हैं। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, बस नहीं पसंद आ रही तो वापस ले लेते हैं यार, क्या ये एग्जाम्पल्स हैं बस। ये असल में ना IAS में ना एक लिस्ट, मैं आपको IAS से लिस्ट देख के बता रहा हूं, और इनको याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको ये एग्जाम MCQs में टेस्ट हो सकती हैं। लिस्ट लिखी मिलेगी और पूछा होगा इनमें से बताएं कौन सी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है कौन सी नहीं है। तो या तो आप इस पे इतनी अच्छी ग्रिप कर चुके कि आप तब कॉन्सेप्चुअली इसको हैंडल कर लेना, तो ना करें मिसालें। अगर नहीं याद कर लें तो ज्यादा आसानी हो जाएगी, इसलिए ये लिस्ट दी हुई IAS में। ठीक है, कराऊं आगे? अगली मिसाल, अभी चल रही है मिसालें, ये भी कुछ 3 और हैं।
किसकी मिसालें चल रही हैं, क्या पढ़ रहे हैं अब? कौन सी मिसालें चल रही हैं जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है? छठी मिसाल, इन ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी अवेटिंग डिस्पोजल। क्या मतलब हुआ इसका? कि है ओनर ऑक्युपाइड और बेचने का इरादा है, तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है? नहीं है। अगर आपको इन सारी मिसालों को पढ़ के लग रहा है ना कि ये तो सिंपल सी बात है, तो क्या तो दिया है डेफिनेशन में, तो हाँ ठीक है, ऐसी ही सिंपल सी बात है, बस मिसालें हैं ये। अगर आपको ये सब मिसालें आसान लग रही हैं तो शाबाश, आपको डेफिनेशन आ गई है समझ। अगली मिसाल, a property that is leased to another entity, a property that is leased to another entity under a finance lease, अच्छा, अब इसमें याद रखने वाली बात आपके लिए ये है कि ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज जो है ना, ये FAR 2 की टर्म्स हैं, IFRS 16। मैंने मिसाल दी थी फ़र्क बताने के लिए, जो बिल्डिंग किराए पे नॉर्मली आप समझते हैं वो ऑपरेटिंग लीज की मिसाल होती है, और जो बैंक से गाड़ी लेना और उसकी इंस्टॉलमेंट्स पे करना, ये फाइनेंस लीज की मिसालें होती हैं। याद रखने वाली बात यह है कि जो एसेट ऑपरेटिंग लीज पे दिया हुआ है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, और जो एसेट फाइनेंस लीज पे दिया हुआ है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है जी। इसकी रीजन जब आप IFAR 2 पढ़ेंगे, IFRS 16 पढ़ लेंगे, जब ये पता चल जाएगा कि फाइनेंस लीज क्या होती है, ऑपरेटिंग लीज क्या होती है, और अचानक पूछने पे बता भी देंगे, तो फिर है जी, क्या है ना यार, पूरा टॉपिक है भाई IFRS 16। रिस्क एंड रिवॉर्ड सब्सटेंशियली ऑल रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाते तो फाइनेंस लीज होती है। लेसर अपनी बुक्स में से इसको डिरेकग्नाइज कर देता है, लेसी उसको अपनी बुक्स में राइट ऑफ यूज लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड करता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स डिस्काउंटेड एट इम्प्लिसिट रेट, इम्प्लिसिट रेट इज नॉट नोन टू लेसी, तो फिर लेसीज इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट इस्तेमाल होता है। क्या समझ आया है? क्या करो, जो आपके स्कोप की चीज है वो तो समझे ना। क्या जी, समझ नहीं आई? जी जी, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं होगी है? क्या पहले आप इंट्रो से ऊपर नहीं आ पा रहे थे, अब आप उछल उछल के IFAR 2 पकड़ना चाह रहे? हाँ जी, इसको हम ट्रांसफर में पढ़ेंगे। अभी इस टॉपिक में ना आगे चलकर ट्रांसफर है कि प्रॉपर्टी ओनर ऑक्युपाइड से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में शिफ्ट हो रही होगी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से ओनर को, ये वहां होगी डिस्कस बात। बेटा मैं कह रहा हूँ ट्रांसफर में करेंगे डिस्कस, अभी FAR 1 में ही इंशाल्लाह करेंगे। ये ट्रांसफर जो है ना, ये FAR 1 में ही होगा डिस्कस, IS 40 में डिस्कस होगा। अगर बिल्डिंग ऑपरेटिंग लीज पे दी है तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, और अगर प्रॉपर्टी फाइनेंस लीज पे दी है तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। आपके लिए अभी इतना जानना है कि वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, तो फिर वो क्या है? वो IFRS 16 FAR 2। क्योंकि क्या होता है, लेसर जब बिल्डिंग फाइनेंस लीज पे दे देता है तो क्या होता है? लेसर ने बिल्डिंग फाइनेंस लीज पे दे दी, अब लेसर क्या काउंटिंग करेगा? बता यार, इज्जत का सवाल है। बताओ रजिस्टर देख के बता दो। ठीक है, शाबाश। तो वो लीज रिसीवेबल बनाएगा, फिर उसको वो सब्सिक्वेंटली जैसे जैसे पैसे मिला करेंगे उनको वो पैसों को इंटरेस्ट और प्रिंसिपल में तोड़ा करेगा, ठीक है। फिर उसका करंट पोर्शन नॉन करंट पोर्शन तोड़ेगा, फिर उसका मैच्योरिटी एनालिसिस बनाएगा, ठीक है। तो अभी IS 40 तक की बात ये है कि जो बिल्डिंग ऑपरेटिंग लीज पे दी है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, और जो बिल्डिंग फाइनेंस लीज पे दी है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं। अगली मिसाल,
अगर एक बिजनेस है, उसने ना एक बिल्डिंग किराए पे दी तो है, लेकिन बस वो सिर्फ अपने एम्प्लॉयज को दी है, बाकी लोगों के लिए नहीं है। यानी उस बिल्डिंग को किराए पे देने का मकसद ही सिर्फ ये था कि अपने एम्प्लॉयज को रहने की जगह मिल जाए। दोबारा सुने, बिजनेस के जो एम्प्लॉयज हैं ना, बिजनेस के ऑफिस को जो एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं, बिजनेस ने उन्हीं को बिल्डिंग किराए पे दे दी। अच्छा, किराया ले रहा है उनसे, लेकिन एम्प्लॉयज को ही बिल्डिंग किराए पे दी है, बाकी लोगों को अलाउड नहीं है। तो इसकी वजह क्या लगती है कि वो किराया कमाना चाहते हैं या अपने एम्प्लॉयज को फैसिलिटेट करना चाहते हैं? क्योंकि अगर किराया कमाना चाहते हैं सिर्फ, तो बाकी भी अलाउड होते। अब बेशक वो एम्प्लॉयज से किराया लें, चाहे कम लें, चाहे किराया ना लें, चाहे फुल किराया लें, पर्पस किराया कमाना नहीं है, पर्पस अपने एम्प्लॉयज को सर्विसेज देना है, और वो एम्प्लॉयज जो उनके बिजनेस में काम कर रहे हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगी? नहीं होगी। ठीक है, शाबाश, अंग्रेजी लिखें। प्रॉपर्टी ऑक्युपाइड बाय एम्प्लॉयज, प्रॉपर्टी ऑक्युपाइड बाय एम्प्लॉयज, और ब्रैकेट में लिख लें वेदर और नॉट, वेदर और नॉट एम्प्लॉयज पे, वेदर और नॉट, ब्रैकेट में बता रहा हूं उसी के आगे, वेदर और नॉट एम्प्लॉयज पे रेंट एट मार्केट रेट्स। हाँ जी, एग्जाम्पल नोटेड। चले अब आए आप क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस आपको कहा था कॉपी से लेते आइए। जी अगर एम्प्लॉयज ने आगे किसी को नहीं, अलाउड नहीं है उनको उनको नहीं अलाउड, ऐसे नहीं होता अलाउड। अच्छा चलो ठीक है, एम्प्लॉय ने आगे किराए पे दे दी, फिर नहीं, वो एम्प्लॉयज तो इंडिविजुअल है ना, वो आइस थोड़ी लगा रहे होंगे, आइस तो कंपनी लगा रही होगी, बल्कि रहने दें। अच्छा, मैंने ये हदीस सुनाना वो पिछले कुछ दिनों में नहीं किया, और आप लोग पूछते थे नहीं, फिर जब मैंने कहा, फिर आपने रोज चुन चुन के पूछना शुरू कर दिया। इसमें चीज़ ना बड़ी ज़रूरी है समझनी, जाननी कि ये हो क्या रहा है। तो मैं आपको रोज़ एक हदीस सुना दूँ, आप कहें अच्छा जी चलें ठीक है हदीस सुनानी है, लेकिन ये क्या है? तो मैं क्या बस एक आदत बन जाए, हमें चीज़ सीख लें। आपको ना इसका फ़र्क ही तब पड़ेगा जब आपको पता हो कि हम क्या कर रहे हैं। मैंने जब ये सारी बात शुरू की थी आज से कुछ 10-12 दिन पहले, उसी की थोड़ी सी ट्यूनिंग की मजीद कोशिश करता हूँ। देखें, ये जो छोटे बच्चे होते हैं, इनको अगर कोई काम बहुत ज़रूरी, कोई काम भेजा कि ये चीज़ फलाने कमरे से ला के दे दो, या कोई और ज़रूरी चीज़, और वो बच्चा जा रहा था और रास्ते में उसको कोई अगर बाहर है, और कभी आपने बचपन में इस चीज़ को ऑब्जर्व किया हो, कभी घर से कुछ चीज़ सौदा लेने निकलें और बाहर निकलें तो वहाँ पर कोई मदारी तमाशा दिखा रहे हैं, या और कोई तमाशा लगा हुआ है, या कोई वीडियो गेम्स की दुकानें लगी मिल गई हैं, तो वो जो बच्चा ज़रूरी काम से निकला था, तो वो उस तमाशे में इंगेज हो जाएगा।
और वो ऐसा एंगेज हो जाएगा कि जिस काम के लिए भेजा था वो भूल जाएगा। तो फिर बाद में क्या होगा है, अब्बा जी आएंगे पीछे से, और जब अब्बा जी आएंगे तो फिर अच्छा, इसी तरह से घर में ही बच्चे को कोई काम कहा था और उसके बाद उसके जो बाकी बहन भाई थे वो खेल रहे थे, कुछ कार्टून देख रहे थे लेट से, वो उनमें खेलने में बिजी हो गया, और जो जरूरी काम कहा गया था, बहुत जरूरी काम था, तो वो उस काम को भूल गया और उस खेल में लग गया। वो ऐसा क्यों कर रहा है बच्चा? क्योंकि उस खेल में अट्रैक्शन है, और जो उसको काम जरूरी दिया गया था वो उसकी जरूरत को समझ ही नहीं पाया, उसने गौर ही नहीं किया कि जरूरी काम है, और जो उस वक्त जिस खेल में मसरूफ हो गया वो उसको ज्यादा जरूरी लगा, या कह लें कि जरूरी लगा कि नहीं लगा, मजा आने लग गया उसको। तो जो उसको पैगाम देके भेजा गया था वो पैगाम भूल गया। हाँ, अगर वो पैगाम याद रखे और काम भी करे और उसके अलावा चलते फिरते अगर बच्चों के साथ खेल ले, कोई हर्ज नहीं है, कोई मसला नहीं। जैसे अगर आपको किसी काम से आपके अब्बा जी ने आपको कुछ पैसे दिए हैं और वो पैसे लेके आपने एक चलें कराची जाना है और वहां जाकर वो किसी को डिलीवर करने हैं, या उन पैसों से कोई बिजनेस करना है, कोई और काम करना है, एडमिशन लेना है कहीं। अब आपके पास चूंकि पैसे हैं तो आपके अब्बा ने आपको इससे नहीं रोका था कि अच्छी बस, एसी वाली कंफर्टेबल बस में जाना, और उसके पैसे भी आपको दिए गए थे। अब आप वहां बस स्टॉप पे गए और आपने वहां पर ये भूल के कि जाना कहाँ है, आपने कोशिश ये शुरू कर दी देखनी कि अच्छी बस कौन सी है, और अच्छी बस ढूंढते ढूंढते जो सबसे अच्छी बस लगी आप उसमें बैठ गए, पता लगा वो तो था ही इस्लामाबाद की। तो अब आप चूंकि सिर्फ और सिर्फ सफर अच्छा गुजर जाए इसकी फिक्र में लग गए थे, तो उसे धोखा क्या हुआ, ये गलत बस में बैठ गए। हालांकि अब्बा जी ने मना नहीं किया था अच्छा सफर करने से, उन्होंने पैसे भी दिए थे आपको, लेकिन ज्यादा फिक्र किस बात की कर ली कि सफर अच्छा गुजर जाए, और उसकी फिक्र इतनी ज्यादा शुरू कर दी कि ये ध्यान ही नहीं रखा कि गलत बस में तो नहीं बैठ रहे, क्योंकि फिक्र ज्यादा क्या हो गई थी कि सफर अच्छा गुजरना चाहिए। तो बेटा हमारा ना एज आ मुस्लिम ईमान ये है कि जो दुनिया की जिंदगी है ये सफर से ज्यादा कुछ नहीं है। ये दुनिया की जिंदगी एक्चुअली सफर है, या तो एंड होगा जन्नत में या एंड होगा दोज़ख में, सफर के अलावा कुछ नहीं है ये। तो हमें अल्लाह ने रिसोर्सेज दिए हैं, ताकत दी है, मेहनत करने की काबिलियत दी है, और इससे नहीं रोका कि सफर अच्छा गुजारने के लिए एफर्ट कर लो, इसे नहीं रोका, और यही काम करने के लिए आप लोग यहां पर आए हैं, कोई हर्ज नहीं है इसमें। हर्ज कब बन जाएगी, जब आप इस सफर को अच्छा करने की इतनी फिक्र में लग जाएंगे कि यही नहीं पहचान पाएंगे कि बस कौन सी पकड़ रहे हैं, और अगर ये नहीं पहचान पाए तो सफर बेशक बहुत कंफर्टेबल था, लेकिन एक ना एक वक्त खत्म हो जाएगा, और जब इस्लामाबाद उतरेंगे तो पता लगेगा कि तो गलत जगह आ गए। तो ऐसे ही अगर हमारी सारी की सारी फिक्रें सफर अच्छा गुजारने पे लग गई, सफर अच्छा गुजारने की फिक्र करना बुरा नहीं है, आपको रिसोर्सेज दिए हैं, आप अच्छा सफर गुजारने का सामान लें, बिल्कुल लें। अगर पैसे हैं तो बिल्कुल सीट पे बैठे ना, दरवाजे पे लटक के क्यों जाते हैं? अच्छी बस, अच्छा अगर आपको ट्रेन की टिकट मिल रही है तो आप क्यों इकोनॉमी में बैठ रहे हैं? बैठे बिजनेस क्लास के अंदर, बिल्कुल बैठे। तो अल्लाह ने रिसोर्सेज दिए हैं अगर, और दुनिया अच्छी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल कोई मसला नहीं है इसके अंदर। मसला क्या है कि उस दुनिया अच्छी गुजारने की फिक्र में कहीं ये ना भूल जाएं कि इस दुनिया के सफर से हमारी डायरेक्शन की इधर से इधर तो नहीं हो गई। तो ये जब हम लोग भूल जाते हैं ना, तो फिर हमारी डायरेक्शन बिगड़ने में देर नहीं लगती, क्योंकि शैतान फिर हमें ज्यादा कंफर्टेबल बस ही वो दिखाता है जो दोज़ख को जा रही होती है, वो ज्यादा कंफर्टेबल बस ही वो दिखाता है, और चूंकि हमारा ध्यान सारा कंफर्ट में लग गया होता है तो फिर हम लोग गलत बस में बैठ जाते हैं। तो ये जो इस क्लास में एक्टिविटी झंझोड़ने का मकसद है, वो आपको यही झंझोड़ने का मकसद है कि बेटा जरूर सीए करें, जरूर पैसे कमाएं, कोई मसले वाली बात नहीं, लेकिन बार बार ये टटोलते रहें कि कहीं गलत बस में तो नहीं बैठ रहे। तो ये बार बार टटोलने के लिए ये एक छोटी सी एक्टिविटी है जो साथ साथ थोड़ा 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 सुनते, लेकिन ये एक्टिविटी तभी फायदा देगी जब दिल में ये यकीन बनेगा कि इस दुनिया के सफर ने खत्म होना ही होना है। और इस बात की गारंटी कैसे मिलेगी कि हम सही बस में बैठे हैं, अल्लाह की हुक्म मानने और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पे। ये हो जाएगा तो कंफर्म गारंटी, कंफर्म सही रास्ता है। तो उसी सिलसिले में ये थोड़ी बहुत एक एक्टिविटी है। तो इसको सोच के जब दिल में लाके कुछ सुना करेंगे तो फिर, और इस नियत के साथ कि हाँ हमारी जिंदगी में चीजें शामिल होनी शुरू हो जाएं, क्योंकि अगर आप वो सौदा खरीदने में इंटरेस्टेड ही नहीं है जो मैं बेच रहा हूं, तो फिर आप सेल्समैन की बात भी नहीं सुनेंगे। अगर आप समझते होंगे कि हाँ ये दवाई आपके इलाज के लिए ठीक है, फिर बात भी सुनेंगे। कल मुलाकात होगी।